चांद्रयान 3 के वही तमाम मकासद हैं जो चांद्रयान 2 के थे, लेकिन इस बार इंडिया ने अपने व्हीकल्स में, अपने क्राफ्ट्स में अपग्रेडेशन की है और कुछ तब्दीलियां की हैं। जैसा कि चांद्रयान 2 वाले मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, लेकिन चांद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, सिर्फ लैंडर और रोवर है। ऑर्बिटर के लिए चांद्रयान 3 पहले से लॉन्च किए गए चांद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेगा, जो कि ऑलरेडी चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये कम्युनिकेशन और ट्रेन मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। चांद्रयान 3 का जो लैंडर है, जिसका नाम विक्रम लैंडर है, इसकी लेग्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग और लंबी रखी गई हैं ताकि लैंड करते वक्त कोई हादसा पेश ना आए। इसमें नए सेंसर्स लगाए गए हैं, इसमें एडिशनली सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। चांद्रयान 3 का लॉन्च व्हीकल भी अपग्रेड किया गया, जो कि बाहुबली रॉकेट के नाम से है। चांद्रयान 3 के लैंडर का वजन 1750 किलोग्राम है, जिसमें रोवर भी शामिल है। रोवर का अपना वजन 26 किलोग्राम है। लैंडर और रोवर दोनों 14 दिन के लिए चांद पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। याद रहे, चांद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने पर तकरीबन 40 दिन का टाइम लगेगा। 23 अगस्त को इसकी चांद पर लैंडिंग की तवक्को की जा रही है और ये काफी ज्यादा टाइम है चांद पर पहुंचने के लिए, जबकि आज से 50 साल पहले अमेरिका का अपोलो स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 4 दिन में चांद पर पहुंच गया था, क्योंकि अमेरिका ने स्ट्रेट में चांद की तरफ रॉकेट भेजा था, जिसके लिए काफी फ्यूल की जरूरत होती है और अमेरिका के रॉकेट्स इस हवाले से चांद्रयान की निस्बत काफी बड़े हैं। 3,84,400 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए इतने बड़े ही रॉकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंडिया को चांद पर पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं है कि वो इस पर बहुत ज्यादा पैसा लगाए। इंडिया ने यहाँ पर एक अच्छा स्टेप उठाया। इंडिया ने चांद पर पहुंचने के लिए उस रूट का इस्तेमाल किया जो अर्थ ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए खुद को चांद की तरफ धकेलता है। यहाँ पर यह सवाल माइंड में आता है कि लैंडर चांद की सतह पर लैंड कैसे करता है। तो एक्चुअली लैंडर चांद की सतह पर गिरता है, लेकिन इसमें 4 थ्रस्टर्स या आप कह लें 4 इंजन होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं और स्लोली से नीचे लाते हैं, और ये स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की होती है। सवाल ये बनता है कि लैंडर को लैंड करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? जबकि मार्स पर लैंडिंग की गई थी तो तब पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था, चांद पर क्यों नहीं? तो इसका जवाब है, पैराशूट के जरिए लैंड करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, जो कि मार्स के पास तो है लेकिन चांद के पास नहीं है। मार्स के पास जमीन के मुकाबले में 1% तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन है जरूर, लेकिन चांद के पास बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल यह है कि जब लैंडर कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा तो अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप होगा कि मेक श्योर किया जाएगा कि हर चीज ठीक है, जिसके बाद लैंडर का डोर खुलेगा और गाइड रील्स बाहर आएंगी, जिससे स्लिप डाउन होता हुआ रोवर बाहर आ जाएगा। इस रोवर में व्हील्स होंगे और ये कॉकरोच की तरह चांद की सतह पर क्रॉल करेगा और जगह जगह से चांद की मिट्टी उठाएगा और तजर्बे करेगा और रिपोर्ट अर्थ पर इसरो को भेजता रहेगा। और ये रिपोर्ट भेजने में चांद्रयान 2 का ऑर्बिटर मदद करेगा, जो कि पहले से ही कई सालों से चांद के गिर्द घूम रहा है। एक और अहम सवाल ये है कि क्या लैंडर और रोवर वापस जमीन पर आएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। ये 14 दिन अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद यहीं पर रह जाएंगे, तब तक जब तक कोई एस्ट्रोनॉट इन्हें वापस नहीं लाता। यहाँ एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि ये रोवर जमीन के 14 दिन वहाँ ऑपरेशनल रहेगा और जमीन के 14 दिन चांद का 1 दिन बनता है, तो इस हिसाब से ये सिर्फ 1 मून डे ही उधर काम करेंगे, जो कि काफी है। दोस्तों, चांद्रयान 3 के अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये सिर्फ 615 करोड़ रुपए बनती है, जो कि नासा की निस्बत काफी सस्ता बनता है। और अगर अब बात की जाए कि इंडिया चांद पर लैंड करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है कि बार बार नाकामी के बाद भी चांद पर पहुंचना चाहता है, जबकि चांद पर पहुंचने का टॉपिक तो काफी अरसे से खत्म हो चुका था, साइंसदानों का इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। चांद से ज्यादा मार्स पर ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही थी। चांद पर अब ऐसा क्या है कि इंडिया इधर बार बार जाना चाहता है? बल्कि इंडिया ही नहीं, दूसरे ममालिक भी अब दोबारा से चांद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है चांद का साउथ पोल रीजन, जहां बर्फ की मौजूदगी पाई गई है। इसी वजह से साइंसदानों की दिलचस्पी इसमें दोबारा बढ़ी है। याद रहे, हमें जो चांद का फेस हमेशा से नजर आता आया है वो नॉर्थ पोल है, जबकि साउथ पोल हमें कभी नजर ही नहीं आया, जो कि आप कह सकते हैं कि चांद की दूसरी साइड है। और इस साउथ पोल में बर्फ के बहुत से ज़खायर के आसार नजर आए हैं। और बर्फ का मतलब है पानी, और पानी का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों रॉकेट फ्यूल्स में इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब है फ्यूचर में रॉकेट मून पर भी बिल्ट हो सकते हैं और वहीं से लोकली प्रोड्यूस्ड फ्यूल से दूसरे स्पेस मिशंस के लिए जा सकते हैं, जो कि डीप स्पेस मिशंस के लिए इंतहाई सस्ता और काफी आसान पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर पानी मुकम्मल तौर पर डिस्कवर हो जाता है तो यहाँ जिंदगी के आसार बढ़ सकते हैं। इस पानी को पीने के काबिल बनाया जा सकता है, प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स यहाँ लंबे अरसे के लिए रह सकते हैं और दूसरी बहुत सी
चीजें डिस्कवर कर सकते हैं, दूसरी मादनियात डिस्कवर कर सकते हैं। याद रहे, पानी जिंदगी की इलामत है, यही वजह है साइंसदान सबसे पहले हर प्लेनेट में यही ढूंढते हैं। और अगर इंडिया इस पानी तक पहुंच जाता है या साउथ पोल को एक्सप्लोर करता है तो ये काम करने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जो साउथ पोल पर गया हो। इंडिया की स्पेस में दिलचस्पी लेने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये स्पेस इंडस्ट्री इस वक्त $500 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इस इंडस्ट्री में जिसकी गिरफ्त ज्यादा मजबूत होगी वो कमा भी ज्यादा पाएगा, जैसा कि इंडिया ऑलरेडी कई ममालिक के सैटेलाइट्स स्पेस में भेज चुका है। इसी तरह पाकिस्तान को भी सैटेलाइट भेजने के लिए चाइना पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो कि मुफ्त में सैटेलाइट नहीं भेजते। इंडिया अब तक 34 ममालिक के सैटेलाइट स्पेस में भेज चुका है और ये 424 सैटेलाइट्स बनती हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इन ममालिक में फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, इसराइल, कनाडा, जापान, तुर्की, यूके और हत्ता के खुद अमेरिका भी शामिल है। बल्कि अमेरिका तो पहले नंबर पर है जिसने सैटेलाइट्स भेजने के लिए इंडिया का इंतखाब किया हो। अमेरिका 231 सैटेलाइट्स इसरो के प्लेटफॉर्म से भेज चुका है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका के सैटेलाइट्स इंडिया ने क्यों भेजे? तो जनाब, इनमें ज्यादातर प्राइवेट कंपनी है जो कि कमर्शियल यूजेस और रिसर्च वगैरह के लिए अपने सैटेलाइट्स भेजती हैं और इन्हें इंडिया अमेरिका की निस्बत ज्यादा सस्ता पड़ता है और इस तरह इंडिया काफी रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। और अगर इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कर लेता है तो इंडिया को जो स्पेस इंडस्ट्री में बूस्ट मिलेगा वो सोच है आपकी। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी नॉलेज मिला होगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।